जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमें एक लेवल और डीपर सोचना पड़ता है, और वो सोच क्या है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे ग्रोथ तो है लेकिन स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो शायद अभी उस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब स्टॉक्स वहां थोड़े सस्ते हैं या एवरेज पे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देखें तो जो कंजम्पशन है इंडिया की, वो अभी धीरे धीरे डेट ओरिएंटेड हो रही है। हमें लगता है कि एटलीस्ट 7 to 10 ईयर होराइजन होना चाहिए स्मॉल कैप्स को देखने का। हिस्टोरिकली ऐसे फेजेस रहे हैं जब स्मॉल कैप ने 5 ईयर 7 ईयर्स तक कुछ रिटर्न नहीं दिया। हिस्टोरिकली हमने देखा ऐसे फेजेस बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके लिए प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। और आप बहुत सारे फंड्स नहीं खरीदना चाहते हैं, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, क्योंकि जितने डिसीजंस हम लेते हैं उतनी गलती होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो मल्टी कैप फंड क्या करेगा? आपके वो नंबर ऑफ डिसीजंस को कम कर देगा। आपको केवल एक ही मल्टी कैप खरीदना पड़ेगा, आपको सब कैटेगराइजेशन जो है मार्केट के वो सब मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेटर कैटेगरीज जितने भी अवेलेबल हैं अभी, जहां पे इन्वेस्टर के नंबर ऑफ डिसीजंस कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसआईपी का प्रिंसिपल एक ही है, स्टार्ट एन एसआईपी। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? डोंट स्टॉप इट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सिप। ओके, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ समय के लिए सिप किया और उसको बंद कर दिया, इट इज अकिन टू अ लमसम इन्वेस्टमेंट ओनली। वो सिर्फ आपके दिमाग में सिप है, वो एक्चुअल सिप नहीं है। वो है डोंट ओवर पे। इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, अगर आप एक गुरु मंत्र पूछेंगे तो एक वही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते समय महंगी इन्वेस्टमेंट की है, इफ यू हैव ओवर पेड बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल, ईवी टू एबिटा, आप कुछ भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, अगर आपने ओवर पे किया है, the ability of your portfolio to give high return will be very very low. वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। Hello everyone and welcome back to yet another exciting episode of Mutual Funds की बात। मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे साथ इस एपिसोड में है मिस्टर साहिल कपूर, हु इज द हेड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट स्ट्रेटजिस्ट एट डीएसपी म्यूचुअल फंड। इन दिस रोल he leads the product vertical and helps strengthen the macroeconomic tracking for the investment team. He has wide-ranging experience across asset classes and businesses. He started his career 16 years ago as a research analyst and then as a discretionary trader at Edelweiss Markets desk. He then moved on to the wealth management business. In his career, he has worked on scaling research desks specializing in equities, derivatives, commodities, and currency markets. In his last role at Edelweiss Financial Services, he conceptualized a macroeconomics and markets team specializing in asset allocation, market analytics, and thematic trends. He also worked on a monthly report called DSP Netra that converts raw data into vibrant visuals, offering unfiltered insights that cover global markets, including commodities, stocks, fixed income, and foreign exchange. Mr. Sahil Kapoor has a master's degree in financial markets from ITM IFM and a graduate degree in science from Punjab University. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. तो आज हमारे साथ है very special guest, Mr. Sahil Kapoor, who is the head of products and market strategist at DSP Mutual Fund. Sahil, hi, thank you so much for joining us today. And Thanks for inviting me. we are absolutely looking forward to this conversation. हमने आपके लिए बहुत सारे interesting questions line up किए हैं, and I do hope हमारे viewers को बहुत अच्छा learning experience मिले. So let me get started with the first. Wonderful, likewise, Sahil. So let me start off by asking you the very first question, and I think मैं थोड़ा इंडियाज मिडिल क्लास के बारे में बात करना चाहूँगी. हम सब जानते हैं कि इंडिया की मिडिल क्लास ग्रो हो रही है. वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. और जैसे जैसे किसी भी देश की मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ती है तो कंजम्पशन इन जनरल गोज अप. इंडिया का जो कंज्यूमर मार्केट है सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बाय 2027, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द राइजिंग मिडिल क्लास. तो आपके व्यू में ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट करेंगे फ्रॉम दिस मैसिव मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो अब इतना कंजम्पशन कर रही है? श्योर. सो नम्रता, कुछ नंबर्स मैं इसमें बताता हूँ पहले. ये जो कंजम्पशन के नंबर्स हैं, ये कितने बड़े हैं एंड हाउ सिग्निफिकेंट आर दे. तो अगर आप ओवरऑल साइज देखेंगे तो इंडियाज private consumption will reach about $2 trillion in the next quarter, right?
and this number is growing at a good strong pace of roughly about 7.5% in terms of real growth. तो ये 7.5% से बढ़ता जा रहा है, तो ये 2 ट्रिलियन है अभी, और 5 साल बाद तकरीबन 3 ट्रिलियन के आसपास चला जाएगा। ये नंबर कितना बड़ा है कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंजम्पशन क्लास बन चुके हैं, पुट टुगेदर। और दुनिया में ऐसा हो रहा है कि हम बहुत बार देखते हैं कि व्हेन वी थिंक अबाउट ग्रोथ, हम कंट्रीज के बारे में सोचते हैं, यूके, यूएस, चाइना एक्सेट्रा, हम ऐसा सोचते हैं कि कंट्रीज बढ़ रही हैं। बट दुनिया में हमने देखा है कि सिटीज, या जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशन, इसके थ्रू वर्ल्ड बढ़ रहा है। जैसे मुंबई या न्यूयॉर्क या हांगकांग या एनसीआर, बैंगलोर, यहाँ पे कंजम्पशन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है ग्लोबली, अर्बन सेंटर्स में, सिटीज में, और यहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। और इंडिया में ऐसे बहुत सारे अर्बन एग्लोमरेशन हैं, जो मेट्रो सिटीज तो है ही है हमारी अभी, और कुछ और अर्बन एग्लोमरेशंस भी इंडिया में ऊपर आ रही हैं धीरे धीरे। जैसे एनसीआर का साइज बहुत बड़ा हो गया है, बैंगलोर हैज बिकम मच लार्जर वर्सेस हिस्ट्री, मुंबई ऑलरेडी था, हैदराबाद ऐड हो गया पिछले 15 से 20 साल में, और अहमदाबाद अपकमिंग एक और हब हो गया अभी, विच हैज बिकम मच लार्जर। तो ऐसे बहुत सारे ये सेंटर्स हैं अर्बन एग्लोमरेशन जो बढ़ते जा रहे हैं, और ये ड्राइवर हैं इस कंजम्पशन के, जो नंबर आपने अभी बताया। कौन से सेक्टर इससे बेनिफिट होते हैं? तो सबसे पहला लो हैंगिंग फ्रूट या फर्स्ट थॉट दिमाग में आता है कि जो कंपनीज मोबाइल फोन बना रही हैं, रेफ्रिजरेटर बना रही हैं, कार्स, एसयूवीज, स्कूटर्स, वॉशिंग मशीन्स, ये सब बेनिफिट होनी चाहिए, और यूजुअली बेनिफिट भी होती हैं, है ना। ये इनमें बहुत सारा बेनिफिट आता है, बहुत सारा कंजम्पशन आता है। बट जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमें एक लेवल और डीपर सोचना पड़ता है, और वो सोच क्या है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे ग्रोथ तो है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो शायद अभी उस ग्रोथ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। इसका मतलब स्टॉक्स वहां थोड़े सस्ते हैं या एवरेज पे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर आप देखें तो जो कंजम्पशन है इंडिया की, वो अभी धीरे धीरे डेट ओरिएंटेड हो रही है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्रूड एग्जांपल है। अगर आप आज एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का मोबाइल फोन अगर खरीद रहे हैं, या 50,000 रुपए का, तो वो उस पे ईएमआई पे फोन लेना पसंद करते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत बेनिफिट करता है इस ट्रेंड से, कंजम्पशन ट्रेंड से। और हमने देखा है कि पिछले 3 से 5 साल में जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो लेंडर्स हैं, जो लोन दे रहे हैं इन सब चीजों के लिए, उनमें ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो रहा है। और इस सेक्टर की मैं क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे स्टॉक प्राइसेस अच्छी हैं, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कंजम्पशन प्ले जो है वो एक लेंडर से, या एनबीएफसीज, बैंक्स और पेमेंट कंपनी से बहुत अच्छे से प्ले हो सकता है, क्योंकि वहाँ वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ जो मैंने पहले सेक्टर पिन पॉइंट किए, जहाँ पे जो प्राइमरी बेनिफिशियरी हैं, है ना, जो ये बना रहे हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। उसमें जहां जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है वहां पे आप प्ले कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये स्टोरी को प्ले करने के लिए मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा लेंडर्स और एनबीएफसीज के थ्रू, बैंक्स और एनबीएफसीज के थ्रू, और सेकंड प्रेफरेंस रहेगा जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो। Okay, okay, wonderful. Sure. So, Sahil, let me ask you a little bit about one category of funds. अब थोड़ा भी म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं, बिकॉज हमारे ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग कैटेगरीज को जानना चाहते हैं। ओके, सो साहिल, आई थिंक अब थोड़ा स्मॉल कैप फंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मॉल कैप फंड्स ने 2023 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, आई थिंक हमें फिर भी स्मॉल कैप फंड्स को एक बैलेंस पर्सपेक्टिव से अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपके ओपिनियन में जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि पिछले अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 7 out of 24 स्मॉल कैप फंड्स, ओनली 7 out of 24 स्मॉल कैप फंड्स हैव बीटन देयर बेंचमार्क। एज एन इन्वेस्टर हम हमेशा बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स देखते हैं, स्पेशली अगर हमने एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट किया है। और अगर स्मॉल कैप्स की बात करें, ओनली 7 हैव डन दैट। सो व्हाट इज योर टेक ऑन स्मॉल कैप फंड्स? देखिए, स्मॉल कैप अगर आप कैटेगरी देखेंगे तो इट वाज अ फैबुलस ईयर, जैसे आपने बताया। और बहुत सारे फंड्स हैं, इन स्पाइट ऑफ अंडर परफॉर्मिंग, दे हैव गिवन मोर देन 25-30% रिटर्न, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिटर्न है। तो सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि
वी शुड नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ लुकिंग एट फैक्ट शीट रिटर्न, जो लास्ट एक साल का रिटर्न है। यूजुअली वो इन्वेस्टर रिटर्न नहीं होता है। और ऐसा क्यों होता है कि इन्वेस्टर जो है वो गलत टाइम पे कैटेगरी में जंप इन करते हैं। तो जनरली स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बहुत ज्यादा पैसा कब आता है? व्हेन दे बिगिन टू परफॉर्म, है ना। लास्ट अगर एक साल में या 2 साल में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो आप देखेंगे कि बैक लोडिंग होता है इसमें। इन्वेस्टर्स बाद में इसमें पैसा डालते हैं जब ऑलरेडी परफॉर्मेंस आ गया होता है, और यूजुअली हमने देखा है उसके बाद रिटर्न्स कम हो जाते हैं। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल कैटेगरीज हैं जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप में, इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है, डोंट लुक एट लास्ट 12 months रिटर्न एंड इन्वेस्ट। दैट मे नॉट बी द बेस्ट क्राइटेरिया। सेकंड, डोंट लुक एट 6 months, 1 year, 2 year आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस। ये इट कुड बी वेरी ट्रिकी, है ना। वो फंड मैनेजर जो फंड मैनेज कर रहे हैं, अगर वो अच्छी कंपनीज खरीद रहे हैं एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन द राइट बिजनेसेस, टू नो कि अगले 6 महीने में मार्केट को कौन सा बिजनेस अच्छा लगेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इट इज मोर अ मैटर ऑफ लक। तो मैं ये प्रेफर करूंगा कि जो स्मॉल कैप इन्वेस्टर हैं वो दो चीज करें। पहला, वो अपना टाइम होराइजन बहुत लंबा रखें। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग इज नॉट फॉर 1 year और 2 years। हमें लगता है कि एटलीस्ट 7 to 10 year होराइजन होना चाहिए स्मॉल कैप्स को देखने का। हिस्टोरिकली ऐसे फेजेस रहे हैं जब स्मॉल कैप ने 5 years 7 years तक कुछ रिटर्न नहीं दिया। हिस्टोरिकली हमने देखा ऐसे फेजेस बहुत लंबे समय तक रहे हैं। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसके लिए प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं? दो तरीके हैं। पहला, आप यू सिलेक्ट रियली लॉन्ग टर्म होराइजन, और आप तब इन्वेस्ट करें जब ये अच्छा ना कर रहे हो, जब इनके शॉर्ट टर्म रिटर्न बुरे हों। दैट इज वन रेसिपी फॉर सेफ्टी। और वो क्यों? क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई रहता है। सेकेंड तरीका क्या है कि आप प्लेन वनीला सिप चूज करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बिकॉज दे आर मोर वॉलेटाइल। तो जब आप एक सिप चूज करते हैं तो आप टाइम और वैल्यूएशन एग्नोस्टिक हो जाते हैं। आपको दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितने महंगे हैं कितने सस्ते हैं। ओवर अ फुल साइकिल आपको एवरेज वैल्यूएशन और एवरेज प्राइस मिल जाएगा। और क्योंकि ये कैटेगरी अपने आप में वॉलेटाइल है, ओवर टाइम वो अच्छा करेगी और आपके रिटर्न अच्छे बनेंगे। तो मुझे लगता है कि जो लास्ट एक साल का बड़ा रन है स्मॉल कैप का, करेंटली इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए उस पर। दैट इज माई व्यू। स्मॉल कैप थोड़े महंगे हो गए हैं अभी। अगर आप हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के मुकाबले उनको देखेंगे तो वो महंगे हैं। कितने महंगे हैं? तकरीबन 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन हायर, मतलब अपनी एवरेज से काफी ऊपर है। तो इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि दी ओनली लॉजिकल स्ट्रेटजी जो है वो है टू इन्वेस्ट वाया सिप। अगर आप स्मॉल कैप में आज नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल और केवल सिप के थ्रू कीजिए, लमसम इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ओके ओके। और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं स्मॉल कैप में, मान लीजिए उन्होंने लास्ट ईयर इन्वेस्ट किया था, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं और आप एक लमसम इन्वेस्टर थे, तो ये बहुत स्पेसिफिक और पर्सनल क्वेश्चन है। इसको आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है। रीजन बीइंग कि अगर समझिए आप एक लमसम इन्वेस्टर हैं, यू आर सिटिंग ऑन हाइपोथेटिकली लेट्स से 30% गेन्स, राइट। और आप बोलते हैं कि मैंने बोला स्मॉल कैप महंगे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम। तो आप जब प्रॉफिट बुक करेंगे आपको 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देना पड़ेगा, अज्यूमिंग कि आपको 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और सरचार्ज देना पड़ेगा। तो जब आप री एंटर करेंगे तो आपको कम से कम मार्केट जो है 10 से 12% नीचे चाहिए आपके फंड की एनएवी टू मेक योर डिसीजन राइट, है ना। तो मैं नहीं जानता कि जो इन्वेस्टर है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे हैं, लॉन्ग टर्म पे हैं, या फिर वो टाइमिंग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। हाउ डू आई हैंडल इट? आई विल स्टार्ट इंक्रीमेंटली पुटिंग माई एडिशनल मनी। जो मैं नया पैसा है वो कहीं और डालूंगा मैं, हाइब्रिड फंड में या लार्ज कैप में, सो दैट मेरा एलोकेशन बेहतर हो जाए। तो दैट इज हाउ आई फील अबाउट इट। ओके। तो साहिल, अब जो है एक और कैटेगरी की बात करते हैं जो इन्वेस्टर्स की फेवरेट कैटेगरी है, विच इज़ मल्टी कैप फंड्स। ये फंड्स जो हैं दे हैव अ मैंडेटरी एक्सपोजर टू लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो ये बताइए कि एक इन्वेस्टर के लिए मल्टी कैप फंड्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, एंड एक कुछ टिप्स आप दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ टू पिक द राइट मल्टी कैप फंड्स फॉर अस। ऑल्सो मल्टी कैप फंड्स के लिए सही टाइम होराइजन क्या होना चाहिए, और क्या ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे फंड्स होते हैं? श्योर। तो मल्टी कैप आई थिंक एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है।
तो जब हम इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारा एक स्टैंडर्ड सॉर्ट ऑफ मोटो है जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बीट्स एक्टिविटी। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है तो ओवरऑल आपके रिटर्न बेहतर होंगे। तो मल्टी कैप का स्ट्रक्चर बेहतर क्यों है कि आपके पास सभी कैपिटलाइजेशन के शेयर्स हमेशा रहते हैं पोर्टफोलियो में। अगर आप इसको और किसी भी कैटेगरी से कंपेयर करेंगे वहां पे ये हमेशा नहीं रहते, चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो या इंडिविजुअली आप कैटेगरीज बिल्ड करो। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे आपके पास हर फ्लेवर का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फ्लेवर है वो पोर्टफोलियो में बना रहता है, स्ट्रक्चर बेहतर है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, जस्ट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब ये फ्यूचर में होगा या नहीं मुझे नहीं पता, स्मॉल और मिड कैप ओवर अ फुल साइकिल थोड़ा बेहतर रिटर्न दे पा रहे हैं इंडिया में। हालांकि ग्लोबली ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसा हुआ है कि कुछ स्मॉलर कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज ने बेहतर रिटर्न दिए लार्ज कैप से। तो हैविंग देम इन द मिक्स इज अगेन अ गुड आइडिया, है ना, उनको मिक्स में रखना एक अच्छा आइडिया है। थर्ड, ये एक ऐसी कैटेगरी है जो फंड मैनेजर को थोड़ा एडवांटेज देता है। वो एडवांटेज क्या है कि अगर एक छोटी कंपनी खरीदता है तो ही विल बी एबल टू कैरी दैट फॉरवर्ड। अगर वो स्मॉल कैप कंपनी थी तो उसने बाय किया, समझिए और 5 से 10 साल में वो मिड कैप कंपनी बन गई, वो अभी भी उसको होल्ड कर पाएगा। और उसके बाद वो लार्ज कैप बनती है तो भी वो होल्ड कर पाएगा। तो ही कैन प्ले द फुल साइकिल ऑफ अ बिजनेस एंड विदाउट वरिंग अबाउट कि मैं स्मॉल कैप फंड हूं तो मुझे बेचना पड़ेगा, बिकॉज कैटेगराइजेशन रूल्स है। इस फंड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द मैनेजर इज, इफ हिज व्यू इज राइट एंड ही कैन अंडरस्टैंड बिजनेस इज वेल, तो वो ये पूरी साइकिल खेल पाएगा। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज, आपका चर्न कम हो जाता है पोर्टफोलियो में, आप फीस कम पे करते हैं और आपका स्ट्रक्चर अच्छा रहता है। ये एडवांटेजेस को देखते हुए डीएसपी ने भी एक मल्टी कैप एनएफओ लॉन्च किया है जो कि ऑलरेडी ओपन है। और हमें लगता है कि एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ओवर टाइम काफी बड़ी बन सकती है। और लास्ट इसका एक पॉइंट जो इस कैटेगरी को और रोबस्ट बनाता है वो ये है कि आपके पास 25 स्मॉल एंड मिड कैप एक्सपोजर है। आज की डेट में बहुत सारे लोग स्मॉल और मिड कैप की तरफ अट्रैक्टेड हैं, और हमने देखा है कुछ ऐसे इन्वेस्टर है जिनके पास स्मॉल एंड मिड कैप तकरीबन 80, 90 और इवन 100% ऑफ द पोर्टफोलियो है। तो मल्टी कैप क्या कर सकता है, आपका वो पोर्टफोलियो रिड्यूस करके आपको लार्ज कैप में एलोकेशन दे सकता है, विच कैन बी अ वेरी एक्साइटिंग आइडिया। इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वोलैटिलिटी अ लॉट मोर। तो इसलिए हमने ये एनएफओ अभी लॉन्च किया। हमें लगता है दिस इज द राइट टाइम, और हम रेकमेंड कर रहे हैं कि लोग इसमें सिप करें ज्यादा से ज्यादा, बिकॉज हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा महंगा है। सिप करना इज द करेक्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस मल्टी कैप ओवरऑल कैटेगरी। ओके, लेकिन अगर हमें एक मल्टी कैप फंड को सिलेक्ट करना है, व्हाट वुड बी सम ऑफ द टिप्स दैट यू कैन गिव अस? हमें क्या पैरामीटर्स को देखना चाहिए? देखिए, आप मल्टी कैप हो या कोई भी फंड हो, मुझे लगता है कि 2 पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये समझना कि फंड की फिलॉसफी क्या है, जो फंड मैनेजर है वो किस तरह के स्टॉक्स खरीदता है, और उससे भी ज्यादा वो क्या चीजें नहीं खरीदता है। आई थिंक जो फंड मैनेजर नहीं करता और वो क्लियरली आपको पता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब एक फंड मैनेजर आपको क्लियरली ये बता सकता है कि मैं किस तरह के स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा। जैसे कि ऐसे स्टॉक्स जिनमें बहुत ज्यादा डेट है, ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत उधार लिया हुआ है, या बहुत वॉलेटाइल है, या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो फंड मैनेजर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्लियरली आपको बता रहा है, दैट आई थिंक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक मार्क। काफी सारे ऐसे फंड होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्लियर नहीं है। वो क्या करेंगे, जो अच्छा चल रहा है या जो इन द फैशन है टुडे उसकी तरफ जाएंगे, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट अ फंड जिसकी एक कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। सेकंड, जो मैंने पहले आपको बताया कि फंड का स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर कोई ऐसा मल्टी कैप फंड है जो ये बता रहा है कि मैं सिर्फ 25% लार्ज कैप लूंगा और मिड एंड स्मॉल कैप 75 लूंगा, तो आपको वो असेसमेंट करना पड़ेगा कि डू यू नीड दैट एक्सपोजर। क्या आपके पोर्टफोलियो में 75% स्मॉल और मिड कैप की जगह है? तो दैट असेसमेंट यू विल हैव टू मेक, और दैट आई थिंक इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है फंड का। थर्ड, मुझे ऐसा लगता है जो कि शायद व्यूअर्स को पता होगा, बट लेट मी एक्सप्लेन कि फंड का एक्टिव शेयर कितना है। ये एक्टिव शेयर क्या होता है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, वो अपने अंडरलाइंग बेंचमार्क से कितना अलग है। जैसे केस इन पॉइंट एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, उसमें कुछ स्टॉक्स हैं
कुछ बड़ी कंपनीज है, रिलायंस, एचडीएफसी एक्सेट्रा, और उनका कुछ वेटेज है ना। तो अगर आप एक ऐसा फंड खरीदते हैं, लार्ज कैप फंड, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल निफ्टी जैसा है, इट विल बी अ निफ्टी ईटीएफ, है ना। बट ऐसे कुछ एक्टिव फंड भी होंगे जिनका स्ट्रक्चर निफ्टी से बहुत मिलता जुलता है, तो उनका एक्टिव शेयर बहुत कम होगा। समझ लीजिए मैंने एक म्यूचुअल फंड एक्टिव स्कीम खरीदा, उसका एक्टिव शेयर केवल 20% है। इसका मतलब वो सिर्फ निफ्टी से 20% ही अलग है, 80% निफ्टी जैसा है ना। हमें ऐसे फंड खरीदने हैं जिनका एक्टिव शेयर ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वो इंडेक्स से अलग है। जब आप इंडेक्स से अलग होंगे तभी आप उसको आउट परफॉर्म कर पाएंगे या फिर अंडर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मार्केट को आउट परफॉर्म करने का एक ही तरीका है, पहला आप इंडेक्स से अलग रहिए, दूसरा आप सही हो। अब सही होंगे या नहीं वो तो फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन अलग रहना बहुत जरूरी है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि एक्टिव शेयर फंड का हाई होना चाहिए, विच विल गिव यू द एबिलिटी कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अदरवाइज इट इज ऑलवेज गुड टू बाय एन इंडेक्स इटसेल्फ। तो ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, क्या ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे होते हैं? मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आपको ये कैपिटलाइजेशन के कट्स नहीं पता हैं, और आप बहुत सारे फंड्स नहीं खरीदना चाहते हैं, एक स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक लार्ज कैप, क्योंकि जितने डिसीजंस हम लेते हैं उतनी गलती होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो मल्टी कैप फंड क्या करेगा, आपके वो नंबर ऑफ डिसीजंस को कम कर देगा। आपको केवल एक ही मल्टी कैप खरीदना पड़ेगा, आपको सब कैटेगराइजेशन जो है मार्केट के वो सब मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द बेटर कैटेगरीज जितने भी अवेलेबल हैं अभी, जहां पे इन्वेस्टर के नंबर ऑफ डिसीजंस कम हो जाते हैं। तो ऑफ कोर्स इट्स अ गुड कैटेगरी फॉर पीपल हु आर बिगिनिंग। वंडरफुल। ओके, सो क्योंकि आप ऑलरेडी इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इंडेक्स फंड्स एंड पैसिव फंड्स। एंड आई थिंक ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी और हमेशा चलती आ रही है। हम लोग हमेशा एक्टिव फंड्स और पैसिव फंड्स को कंपेयर करते हैं। देयर आर टेकर्स फॉर एक्टिव फंड्स, देयर आर टेकर्स फॉर पैसिव फंड्स। अभी जो है काफ़ी फंड हाउसेस पैसिव फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, मोर इंडेक्स फंड्स। तो आपके ओपिनियन में जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने रेलेवेंट होते हैं, एक सीजन्ड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितने रेलेवेंट होते हैं? श्योर। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड का बहुत ही अच्छा यूज केस है एक। तो सबसे पहला तो कि एज एन इन्वेस्टर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे एक्टिव फंड लेना है या पैसिव फंड लेना है। हम दिस इज नॉट और, इट इज एन एंड। मुझे एक्टिव भी मैं ले सकता हूँ और पैसिव भी ले सकता हूँ। ये और नहीं, ये कंपीट नहीं कर रहे हैं आपस में, इनका यूज केस अलग है, आप दोनों ले सकते हैं। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब हम एक्टिव फंड खरीदते हैं और आपको समझ लीजिए इन्वेस्ट किए हुए 3 से 5 साल हो गए हैं और आप देखते हैं कि आपका एक्टिव फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप रिडीम कर देते हैं, है ना। किसी भी रीजन से आप रिडीम कर सकते हैं, शायद आउट परफॉर्मेंस, अंडर परफॉर्मेंस, या आपको कोई और मैनेजर पसंद है, कुछ और फंड पसंद है। तो यू मेक दैट डिसीजन बेसिस द फंड और द फंड मैनेजर, राइट। लेकिन पैसिव फंड में आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि पैसिव फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी एबिलिटी टू होल्ड ऑन ओनली रिसाइड्स इन योर ओन डिसीजन, कि आपको रिटर्न्स अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। तो ये जो फाइंडिंग आउट की मैनेजर अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, वो इट गोज आउट ऑफ द इक्वेशन। तो पैसिव फंड गिव यू दैट एडवांटेज। सेकेंड, ऑफ कोर्स वो लो कॉस्ट है कंपेयर टू एन एक्टिव फंड। तो ओवरऑल अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं, सो दैट कॉस्ट गेट्स बैक एंड गेट्स एडेड टू योर रिटर्न। तीसरा, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर समझिए आपका सब पैसा 100 रुपए एफडी में था आज तक, और आप आज इक्विटी मार्केट में मूव होना चाहते हैं, तो आप क्यों मूव होना चाहते हैं? अगर आप एफडी रिटर्न्स बना रहे थे लेट्स से 6.5% और 7% रिटर्न बना रहे थे, तो अभी आपका रिटर्न प्रोफाइल बढ़ के शायद 10 से 12% हो जाएगा। क्यों? एजम्पशन लोगों की ये है कि इक्विटी रिटर्न्स विल बी मोर। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विटी पैसिव फंड्स राइट नाउ। और इक्विटी रिटर्न ज्यादा क्यों होते हैं? मेरे ख्याल से बहुत सारे इन्वेस्टर इसके बारे में सोचते नहीं है कभी, कि अगर मैं इक्विटी रिटर्न खरीद रहा हूं तो मुझे बॉन्ड से ज्यादा पैसे क्यों मिलने चाहिए। उसका सिंपल रीजन यही है कि जो कंपनीज हैं अगर वो सक्सेसफुल हैं तो वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जितनी दाम पे पैसा मिलता है, जितने दाम पे लोन मिलता है, उससे बेहतर कर पाएंगे अपने बिजनेस में, इसीलिए वो ज्यादा रिटर्न बनाते हैं। इसलिए इक्विटी ज्यादा रिटर्न देना चाहिए, है ना। इसलिए आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में इक्विटी ऐड करते हैं। तो अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं, आप एफडी से निकल के इक्विटी में आ रहे हैं, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि आपको मार्केट रिटर्न चाहिए, है ना। कितना इक्विटी मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न देता है,
और पैसिव फंड जो है उसका क्लियर रिफ्लेक्शन है. सो मे बी इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे आप यू कैन मेक योर फर्स्ट डिसीजन. और हमने पहले एक कैंपेन भी रन किया था जिसका नाम था दैट टिल द टाइम यू फाइंड द बेस्ट fund, invest in an index fund. So that gives you an entry point also, ability to hold on for a long period of time also, and it is also low cost. So I think it's a good alternative to remain invested in the market. तो आपने बोला कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक सही चॉइस हो सकते हैं. हाउ अबाउट सीजन्ड इन्वेस्टर्स? देखिए सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसिव फंड्स है उनका एक बहुत अच्छा रोल है. मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे सीजन्ड इन्वेस्टर हैं जहां पे वो टैक्टिकल बेट्स लेना चाहते हैं. दे वांट टू इंक्रीज देयर एक्सपोजर टू लेट्स से मिड कैप्स, दे वांट टू इंक्रीज एक्सपोजर टू स्मॉल कैप्स और टू अ थीमेटिक कैटेगरी, फॉर एग्जांपल बैंकिंग या हेल्थ केयर. तो ये जो पैसिव फंड्स है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं बहुत इजीली सीजन प्लेयर्स को अलाउ करते हैं टू मूव इन दैट कैटेगरी. सो फॉर एग्जांपल अगर एक इन्वेस्टर है उसको आज हेल्थ केयर एक्सपोजर बढ़ाना है तो either he has to look for a fund which has outsized exposure to healthcare 30-40%, तो भी उसका exposure नहीं बढ़ पाएगा. Or what he can do is go and just buy a fund which is tracking a NSE or a BSE index, healthcare index, and it will directly increase his proportion of that particular theme. So one is thematic case, second is tactical bets. As I said, जैसे कई बार ऐसा होता है कि प्लेन वनीला जैसे स्मार्ट बीटा फंड्स हैं वर्सेस प्लेन वनीला फंड्स. फॉर एग्जांपल एक निफ्टी फंड है. निफ्टी फंड क्या करता है कि निफ्टी 50 कंपनीज को ट्रैक करता है. एक और फंड है जिसका नाम है निफ्टी इक्वल वेट. ये इंडेक्स क्या करता है, वही 50 कंपनी निफ्टी की बट 2% ईच, सब में इक्वल पैसे लगा देता है. जो निफ्टी में है वो वेटेजेस में है, निफ्टी इक्वल वेट में सबकी बराबर परसेंटेज है. और आप लास्ट 3 साल में जो निफ्टी इक्वल वेट है इसने निफ्टी को तो बीट किया ही है और सारे लार्ज कैप फंड्स को भी बीट कर दिया, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो. इसका क्या कारण है, जस्ट प्योर स्ट्रक्चरिंग. तो ऐसी टैक्टिकल बेट्स भी आपको पैसिव में मिल सकती हैं विच इज अ वेरी गुड एडवांटेज फॉर सीजन्ड इन्वेस्टर्स. अगर दे कैन पिन पॉइंट सम ऑफ दीज एडवांटेजेस व्हेन दे कम, दे कैन यूटिलाइज दिस कैटेगरी वेरी वेल. ऑलराइट, ओके. साहिल, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. एंड अभी हम जनवरी के महीने में हैं एंड जैन फेब मार्च JFM इज द टाइम जब टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का सडन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग मार्च 31 से पहले अपने सारे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को कंप्लीट करना चाहते हैं. तो म्यूचुअल फंड्स में जो ऐसा एक प्रोडक्ट है दैट्स द ELSS फंड्स. तो हमें ये बताइए कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो ओल्ड टैक्स रेजिम को फॉलो कर रहे हैं और जो ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो एक सही ELSS फंड को कैसे सिलेक्ट करें बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन? देखिए पहले तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा सिंपल आंसर है कि उनको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ सिप करना चाहिए. क्योंकि ये ऐसा एक इवेंट है जो हमें पहले से पता है कि हमें इन्वेस्ट करना ही है. तो इट इज मच बेटर कि आप पूरा साल उसमें सिप करते रहें हमेशा, रेदर देन पिकिंग आउट अ डेट एंड अ टाइम एंड ट्राइंग टू सिलेक्ट अ फंड. क्योंकि आप देखेंगे ओवर अ 5 ईयर पीरियड सबकी रिटर्न्स आसपास ही आ जाएंगी. अगर आप एक सिप इन्वेस्टर हैं और आपने कोई भी LSS फंड सिलेक्ट किया है तो आपकी रिटर्न्स बहुत अलग नहीं होंगी अगर आप डिसिप्लिन हैं. तो अगर आप लमसम कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा टू गेट इट राइट. सो फर्स्ट आंसर इज कि आप एक जैसे EMI जाता है वैसे ही SIP है, आप वो SIP को बनाए रखें और ELSS में पूरा साल पैसे जाने दें. दैट इज अ मच इजियर ऑल्टरनेटिव. सेकेंड, अगर ऑफ कोर्स आपको एक स्ट्रक्चर चूज करना है एंड यू आर डूइंग लमसम एंड ट्राइंग टू टाइम इट, तो आप मार्केट टाइमिंग तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज टू शॉर्ट अ पीरियड. जैन फेब मार्च नोबडी नोज की मार्केट कैसे बिहेव करेगा. बट अगेन आई विल गो बैक टू द 2 प्रिंसिपल. वन, फंड की इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है, वो किस तरह की कंपनीज होल्ड करता है, फंड मैनेजर कौन है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और दूसरा फंड का स्ट्रक्चर क्या है. क्या ये बहुत लार्ज कैप ओरिएंटेड है, क्या ये बहुत मिड कैप ओरिएंटेड है. क्योंकि आप ये याद रखिए कि ELSS का मेजर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आप टैक्स सेव करना चाहते हैं. दूसरा, ये पैसा लंबे समय के लिए बाजार में रहेगा, कम से कम 3 साल तो रहेगा ही रहेगा. और हम काफी ऐसे इन्वेस्टर को जानते हैं जो रिडीम ही नहीं करती है ELSS को, दे जस्ट लेट इट कंटिन्यू. तो ये कंपाउंडिंग मशीन बन जाता है. तो आपको ये देखना है कि आपका फंड जो है उसमें सभी तरह के मिड और लार्ज कैप और स्मॉल कैप की रिफ्लेक्शन कितनी है, क्या वो पोर्टफोलियो ब्रेकअप अच्छा है. रफली हमने देखा है कि 65 to 80% लार्ज कैप्स is a good strategy to have in ELSS.
और वो काफी बेनिफिशियल रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, structure of the fund, but going back to that, it is always better to do a SIP in ELSS and let it continue rather than doing it in Jan, Feb, March. बट विद SIP इन एन ELSS फंड, मेरा बस एक ही कंसर्न है कि हम सबको पता है कि ELSS फंड्स का 3 साल का लॉक इन होता है, विच बेसिकली मीन्स कि सारी SIPs का 3 साल का लॉक इन होगा कंसेक्यूटिवली, राइट? सो फ्रॉम एन Yes, इन्वेस्टर्स yes. पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू थिंक, आई मीन, डज इट गेट कॉम्प्लिकेटेड? आई एम जस्ट आस्किंग दैट. It can get complicated only for a new investor. अगर आपको 1 या 2 साल हुए हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन आपको दिखेगा, लेकिन इवेंचुअली जब आप ऑलरेडी ये एक्टिविटी 3 से 5 साल में करेंगे तो बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनको जो विंटेज में चले जाएंगे 3 years और मोर, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, है ना. तो एक शायद टीथिंग इश्यूज होंगे स्ट्रेटजी में, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक एज आई सेड कि आपके जो नंबर ऑफ डिसीजंस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग हैं, आप और मैं, जो हम सारे दिन फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है 90% ऑफ इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम नहीं है और उनको सोचना भी नहीं चाहिए. अगर कोई आज इंजीनियर है या प्रोफेशनल है जो अपने करियर पे फोकस कर रहा है या फिर अपनी आर्ट पे फोकस कर रहा है, why should they worry about making a decision about saving tax in Jan, right? They should not be doing it. So it is better to have it standardized and as a checkbox and let it happen. क्योंकि आप 30% टैक्स ऑलरेडी बचा ही रहे हैं, या जितना भी आपका टैक्स ब्रैकेट है, तो वो एडवांटेज आपको ऑलरेडी मिल रहा है. तो आई डोंट थिंक इसको कॉम्प्लिकेट करने का कोई फायदा है. I mean, I really do hope that our investors reach that stage कि वो Jan, Feb, March की वेट ना करें इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, because I can tell you कि पिछले 10 सालों से इतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ बात करने के बाद I have realized कि forget Jan, Feb, March 30th is when you will see a lot of investments coming in. I do hope. No, it is like that. I think Yeah. most of us also study on the last day of the exam. तो मुझे नहीं लगता कि वो रेशियो चेंज होगा, but it is always important to highlight it. Even if few people do it, I think the job is done. Absolutely. Sure. Okay. Let's talk a little bit about the mutual fund industry. हमारा AUM 50 trillion rupees mark को क्रॉस किया है in the month of December, thanks to continuous inflows and of course equity markets ने भी अच्छा किया जिसकी वजह से inflows बढ़े हैं. तो आपके ओपिनियन में जो म्यूचुअल फंड्स हैं, कैन दे बी गो टू इन्वेस्टमेंट्स फॉर द जेन ज़ी इन्वेस्टर्स? तो क्या ये FD को छोड़ के आपको लगता है कि जो हमारे यंगर इन्वेस्टर्स हैं वो अब म्यूचुअल फंड्स की तरफ बढ़ेंगे? सी वो ट्रेंड तो हम देख ही रहे हैं. धीरे धीरे हमें दिखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स आर गेटिंग टू द म्यूचुअल फंड रूट, और इसके 2-3 कारण हैं. सबसे पहला तो म्यूचुअल फंड इज अ इजी रूट टू क्रिएट अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, है ना. तो आप अपना जो पोर्टफोलियो क्रिएशन प्रोसेस है उसको आउटसोर्स कर देते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता उसके लिए, विच इज अ गुड थिंग. सेकेंड, इंडियन म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द मोस्ट टैक्स एफिशिएंट व्हीकल, है ना. जब फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदता है या बेचता है, उस पे जो फंड है वो कोई टैक्स नहीं पे करता. आपको टैक्स इंसिडेंस तभी आता है जब आप रिडीम करते हैं. हाँ. अगर आप खुद स्टॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे और बाय सेल करेंगे तो आपको बहुत टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट. तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट जहां पे लीकेज नहीं है. तो ये जो लीकेज है, शायद इसका प्रिंसिपल बहुत कम लोग जानते हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. समझिए आपकी सन 1900 है, 1900, और आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं. शायद नहीं होंगे उस समय, बट एक एग्जांपल लेते हैं. और हम बोलते हैं कि हमारे पास 7.2% रिटर्न आएगा. 7.2% क्यों? जस्ट प्योर सिंपल मैथमेटिक्स, रूल ऑफ 72. हर 10 साल में पैसे डबल होंगे. तो आपने 1900 में 1 करोड़ से शुरू किया, 1910 में वो 2 हो गए, 1920 में 4 हो गए. ऐसे धीरे धीरे अगर आप हर 10 साल में पैसे डबल होते रहेंगे, तो जब तक आप 2020 तक पहुंचते हैं तो वो पैसे तकरीबन 4000 करोड़ हो जाएंगे, है ना. इट साउंड्स अमेजिंग बट दिस इज ट्रू, राइट. 4000 करोड़ हो जाएंगे. अब आप समझिए कि आप सिर्फ हर 3 साल बाद उस पर 10% टैक्स पे कर रहे थे, है ना, हर 3 साल के बाद. आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपने रन नहीं होने दिया, आपने इंडिविजुअली स्टॉक्स खरीदे, प्रॉफिट बुकिंग की बार बार. तो अगर आप ये एक्टिविटी हर 3 साल बाद करते हैं, जिसको रीबैलेंसिंग बोलते हैं, तो रेदर देन हैविंग 4000 करोड़, आपकी वैल्यू रह जाएगी 2000 करोड़, आधी. सो दिस इज द पावर ऑफ लेटिंग कंपाउंडिंग हैपन. और म्यूचुअल फंड से बेटर और कोई भी रूट या व्हीकल नहीं है जो ये अलाउ करता है आपको करने के लिए. तो मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
investors will see that this is now the better categories, specifically equity mutual funds. और दूसरा मुझे लगता है कि why this category और the investment class is becoming superior, इसमें बहुत सारी सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज हैं, जैसे हाइब्रिड फंड्स हैं जो कि आपके रिस्क एपेटाइट को मैच करने में आपकी हेल्प करते हैं, है ना, और ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड है जो आपको मिस्टेक्स बनाने से रोकते हैं. तो simple answer is yes. I think the penetration levels, ideas about investing will go up over time. और मुझे लगता है कि preference for this vehicle over a period of time should continue. बट आई जस्ट फॉलो अप क्वेश्चन कि अगर देखें तो आपको लगता है कि जो हमारे यंगर इन्वेस्टर्स हैं वो इसलिए भी अभी म्यूचुअल फंड्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं क्योंकि शायद मार्केट्स बहुत अच्छा कर रही हैं, राइट? अभी अगर हमने एक डाउनफॉल देखा तो शायद द ट्रेंड कुड चेंज. व्हाट डू यू से टू दैट? Absolutely. That is one of the most important observation, और मुझे लगता है कि वो बहुत सही ऑब्जर्वेशन है. लेकिन वो ऑब्जर्वेशन कभी भी जाएगा नहीं. मतलब ये जो मार्केट का टू एंड फ्रो है, ये कभी हटते नहीं है. तो जब भी मार्केट बहुत अच्छा करता है, लॉट ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, और हम देखते हैं पार्टिसिपेशन बहुत इंप्रूव हो जाता है. और जब मार्केट गिरते हैं तो वो चला जाता है. लेकिन द पॉइंट इज कि जब बाजार गिरते हैं, अच्छा नहीं करते हैं, और जो इन्वेस्टर मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, डू वी सेटल अबव द मीन? है ना, मीन बढ़ रहा है धीरे धीरे. द एवरेज नंबर ऑफ इन्वेस्टर, टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन एन एवरेज इन दिस व्हीकल आर गोइंग अप एट अ स्टेडी ट्रेंड. जब मार्केट बहुत अच्छा करते हैं तो वो शूट अप हो जाता है, और जब बाजार खराब करते हैं तो वो नीचे आ जाता है. लेकिन जब वो नीचे आता है तो भी वो मीन से ऊपर रहता है, विच मीन्स दैट इवन इन द बैड साइकिल, ओवर द फुल साइकिल यू एंड अप एडिंग मोर इन्वेस्टर्स, विच इज व्हाट इट इज. और मुझे लगता है कि वो ट्रेंड शायद बना रहेगा. बट हाँ, शॉर्ट टर्म में जो आपने बोला कि मे बी यू कुड से जो मार्केट फ्रॉथी हो जाता है और ऐसे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करता है जो बहुत स्पेक्यूलेटिव हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न देख रहे हैं, दे कैन गेट हर्ट. एंड व्हेन दे गेट हर्ट, दे यूजुअली गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ एफडी और फिक्स्ड इनकम. और बहुत सारे इन्वेस्टर हमेशा के लिए चले जाते हैं. बट नेट नेट मुझे लगता है वी आर एडिंग मोर इन्वेस्टर्स देन वी आर लूजिंग देम. No, but I think I'm sure you'll agree with me कि शायद अभी जो है हमारे इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं. दे आर आई थिंक स्मार्टर इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग देयर इन्वेस्टर्स, एंड आई डू थिंक अभी इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी कन्वीनियंस है इन्वेस्टमेंट्स को लेके. आई एम श्योर शायद वो ट्रेंड उतना रिवर्स ना हो इवन इफ द मार्केट्स फॉल, बिकॉज आई थिंक द इन्वेस्टर्स आर सो मच मोर नॉलेजेबल राइट नाउ. सो ओके. नम्रता, मेरा थॉट ये है कि देयर इज नो एंटीडोट टू स्टूपिडिटी. सो हमें ना स्टार्ट ही इससे करना चाहिए कि वी आर नॉट वेरी स्मार्ट. व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग, इट इज नॉट लाइक लाइफ. अगर आप यहाँ पे फेटल मिस्टेक करते हैं दैट यू लूज योर कैपिटल, दैट कैपिटल इज नॉट गोइंग टू कम बैक, है ना. जब आप अगर आप अपना पूरा कैपिटल लूज कर देते हैं तो आपको फिर से कमाने पड़ेंगे वो पैसे. जबकि आप रियल लाइफ में अगर कोई मिस्टेक करते हैं तो आप कल सुबह उठ के उसको अमेंड कर सकते हैं. इन्वेस्टिंग ऐसी नहीं है ना, ये बहुत अलग फील्ड है. तो मुझे लगता है कि ये एक्सपेक्टेशन कि हम स्मार्ट हो गए हैं, इट मे नॉट बी ट्रू. पिछले 1000 साल की या 100 साल या 500 साल की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इन्वेस्टिंग जो है उसके अंदर वोलेटिलिटी इसीलिए होती है बिकॉज इन्वेस्टर के सेंटिमेंट चेंज होते हैं, है ना. लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है और अच्छा हो जाएगा, और जब बहुत खराब है तो और खराब हो जाएगा. दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट्स मूव सो मच अप एंड डाउन. अदरवाइज तो मार्केट स्ट्रेट लाइन में ही रहता, एफडी रिटर्न जैसा. तो आई वुड स्टिल से दैट वी हैव नॉट क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ intelligence at the overall level, and we will never cross, right? That is the complexion of the market. But have we become more informed in terms of better execution, better products, better access? The answer is yes. We have more access, we have ease of transaction. Those things have definitely improved by huge, by magnitudes, right? And usse I think वो enabler बहुत बड़ा हुआ है. But सेंटिमेंट, इंटेलिजेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, आई थिंक वो वैसा ही रहता है, वो अक्रॉस द साइकिल. Okay, wonderful. Okay, Sahil, now let me ask you a little bit about SIPs. I'm sure our investors understand what is SIP, but जब हम SIP की बात करते हैं, we have the option of choosing a frequency. हम daily, weekly, monthly, we can pick the frequency. लेकिन जो हमने ट्रेंड देखा है वो ये है कि काफ़ी लोग जो है अपनी SIPs को रोक देते हैं जब मार्केट फ्लक्चुएशन होता है.
तो हेल्प अस जी। अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज हम फॉलो कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग आवर एसआईपीज ड्यूरिंग सच मार्केट फ्लक्चुएशंस? तो मैं दो मार्केट क्यू आपको दो क्यूज देता हूँ जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहला तो आप ऐसा सोचिए कि आप एक वीक स्टूडेंट है ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम वीक हैं और हम उसको पढ़ रहे हैं और एग्जाम आता है और हम फेल हो जाते हैं। व्हाट शुड वी डू? शुड वी स्टडी मोर और वी शुड लीव दैट सब्जेक्ट? तो जब लोग एसआईपी बंद करते हैं खराब बाजार में, तो एक्चुअली वो ये कर रहे हैं कि जब आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए, मतलब जब आपको ज्यादा एसआईपी करनी चाहिए, तो आप बंद कर रहे हैं। ओके। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसआईपी का प्रिंसिपल एक ही है, स्टार्ट एन एसआईपी। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? डोंट स्टॉप इट, अदरवाइज इट इज नॉट अ सिप। ओके, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ समय के लिए सिप किया और उसको बंद कर दिया, इट इज अकिन टू अ लमसम इन्वेस्टमेंट ओनली। वो सिर्फ आपके दिमाग में सिप है, वो एक्चुअल सिप नहीं है। एक्चुअल सिप क्या होता है? दैट यू स्टार्ट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बी यू डोंट स्टॉप इट। व्हाट इज द आउटकम? यू आर एक्सेप्टिंग एवरेज प्राइसेस ओवर द फुल पीरियड। अगर आपके 10 साल का सिप है या 20 साल का सिप है, तो आपने क्या एक्सेप्ट किया है कि मुझे एवरेज प्राइस मिलेगा पूरे पीरियड का, एवरेज वैल्यूएशन मिलेगा। इससे इसका आउटकम क्या है? दैट यू आर नो लॉन्गर एक्सपोज टू द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मार्केट। जब बाजार बहुत यूफोरिक होगा तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, एवरेज रिटर्न से बेहतर। जब बाजार बहुत खराब होगा तो आपके लॉसेस एवरेज से कम होंगे। तो इससे क्या होगा? आपकी एक्सट्रीमिटीज कट हो जाएंगी, योर एबिलिटी टू स्टे इन्वेस्टेड विल बी वेरी वेरी हाई। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सिप के बारे में जब हम सोचते हैं, तो इट शुड बी दैट आई हैव स्टार्टेड अ सिप, देन आई शुड लीव एंड फॉरगेट माय पासवर्ड। मुझे भूल जाना चाहिए उसके बारे में। अगर मैं उसको याद रखूंगा और मैं उसके रिटर्न्स देखूंगा या सोचूंगा कि मैं कुछ इसको आउटस्मार्ट कर सकता हूँ क्या, more often than not we will make a mistake, because those decisions may not be very optimal. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इंटरनली ऐसा डिस्कस करते हैं कि आपको ना एक एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो रखना चाहिए अपना। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो 2-3 रुपए का एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो रखिए साइड पे, जिसपे आप अपने व्यूज एक्सप्रेस कीजिए। आप थीम्स खरीदिए, एंटर कीजिए, टाइमिंग कीजिए, बट लेट द 98-99% ऑफ योर मनी run on the principles of investing, which are purely long term in nature and attuned into first principles of investing, जहाँ पे आप अच्छी कंपनीज खरीद रहे हैं, and give them time to flourish. I think that is the biggest use case of SIP, that you stay invested for a very long period of time. Forget about short term, weekly, monthly. उस इंटरवेंशन से आप अगर ½ % एक्स्ट्रा रिटर्न भी बनाएंगे, you will lose more time which you would have used somewhere else in your own profession, with your family or somewhere else. उसका कोई अपसाइड नहीं है. So I would always prefer the two principles: start a SIP, never stop it. ओके, बट यू थिंक जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट कैन मेक अ डिफरेंस, डेली एसआईपी वर्सेस वीकली वर्सेस मंथली, मतलब फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स? लेकिन mathematically doesn't matter, Namrata, because eventually you're getting an average. ओके, है ना? अगर आप 10 से 20 साल की बात कर रहे हैं, तो मंथली एवरेज इज नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेली एवरेज. Eventually it is pure mathematics, right? So that number is hardly going to change by 1 or 2 or 5 basis points, right? So to do that, if you invest so much time, the ROI on that time is so low that it is meaningless. okay, all right. So Sahil, now the next question is a little personal. आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि आप अपने इक्विटी फंड्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं? तो सिलेक्शन तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया। मैं क्योंकि इंडस्ट्री में हूँ, आई हैव एक्सेस टू पीपल। हम डीएसपी में सिर्फ डीएसपी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं फंड मैनेजर्स को जानता हूँ, मैं उनकी थॉट प्रोसेस जानता हूँ। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है दैट इन्वेस्टमेंट फिलोसफी शुड मैच व्हाट आई वांट टू डू, राइट? दैट आई वांट टू हैव मैनेजर्स हु आर बाइंग गुड कंपनीज, who are very conservative in nature. I like managers who are hesitant, unsure, uncertain about the future. I think they make lesser mistakes and they do a lot more homework. तो सबसे पहला प्रिंसिपल है टू अंडरस्टैंड द मैनेजर इटसेल्फ. सेकंड इज मुझे स्ट्रक्चर अच्छा चाहिए फंड का. आई शुड नो कि फंड का स्ट्रक्चर क्या है, वो कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है, कौन से सेक्टर्स में या फिर कौन सी जगह पे नहीं करने वाला है. आई थिंक दीज टू आर द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ माय ओन इन्वेस्टमेंट. थर्ड इज मुझे ऐसा लगता है कि कंजर्वेटिव रहना बहुत जरूरी है. और लेट मी पुट इट लाइक दिस, दैट आई एम अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. तो इसका थॉट कहाँ से, हाउ डज इट जर्मिनेट?
हम 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं. 1/3 of time we spend our life in sleeping. But we want our equity portfolio to work 24/7 or our investment portfolio. I think it's a mistake. So I would generally prefer 1/4 or 1/3 of my portfolio to remain in fixed income. है ना? तो वो धीरे धीरे चले, वो मेरे को स्पीड ब्रेकर का काम दे या फिर सीट बेल्ट का काम दे, ताकि मेरी पोर्टफोलियो वोलेटिलिटी कम रहे. और अगर कभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कोविड आया, आई शुड हैव सम एम्यूनेशन टू डिप्लॉय मोर मनी. तो मैं कंजर्वेटिव रहता हूँ. आई पुट पार्ट ऑफ माई मनी इन फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स और हाइब्रिड फंड, सो दैट आई कैन गेट दैट फ्लेवर ऑफ फिक्स्ड इनकम. Or I'll let it continue for a very longer period of time. That is how I invest. And I invest in not more than 5 schemes overall, including all the asset classes that I want to compare. I like to keep it very simple. Only one fund house, 5 schemes overall, large portion of debt. That is how I build my portfolio. Okay, very nice. Okay, Sahil, now ये बताइए कि give us an idea of the kind of diversification mutual fund investors should be following. तो ये आप हमें aggressive investors और conservative investors दोनों के हिसाब से बताइए कि एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं. देखिए, अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहते हैं, है ना, आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ रहे ओवरऑल, नॉट सेफ बट एट अ पर्टिकुलर पेस पे कंपाउंड होता रहे. फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत लंबे समय तक एफडी में इन्वेस्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे पैसे, 6.5-7% कमा रहे थे, लेट्स अज्यूम कि आपका टारगेट है कि दैट यू वांट टू बी प्लस एफडी, आप 8-9 या मे बी 10% भी कमाना चाहते हैं. कीप योर इक्विटी एक्सपोजर में भी half equity and rest of it in fixed income. It will give you a good flavor over a very long period of time. Second is, अगर आप aggressive investor हैं, that does not mean that you overexpose yourself. So जो aggression है, that is exercised not by the percentage of asset class you hold. उसका real जो test है वो ये है कि आप क्या खरीदते हैं, आप aggressive कहाँ पे हैं. So I would always prefer that you make your equity exposure in sectors, in funds which are more oriented and sensitive to prices. क्या वो अच्छे स्टॉक्स खरीद रहे हैं, अच्छे बिजनेसेस खरीद रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं. तो एग्रेसिव इन्वेस्टर जो हैं, दे शुड बी ओपन टू मोर अपॉर्चुनिटीज, नॉट नेसेसरली मोर एक्सपोजर. आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट. थर्ड, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल शुड ऑल्सो थिंक अबाउट एसेट एलोकेशन. राइट. सो जैसे मैंने आपको बताया कि डेट और इक्विटी मिक्स करना, यू कैन ऑल्सो मिक्स मोर कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर इन योर पोर्टफोलियो. तो जैसे मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, पिछले 25 साल में निफ्टी का रिटर्न तकरीबन 13.5% CAGR एनुअलाइज्ड रिटर्न, और गोल्ड का रिटर्न तकरीबन 12.5 होगा. तो अगर आप एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट करें जिसमें 50% गोल्ड हो और 50% निफ्टी हो, हर साल उसको वापस 50-50 पे ले आए एट द एंड ऑफ द ईयर, रफली रिटर्न कितना होना चाहिए? लॉजिकल माइंड बोलता है कि मीन रिटर्न मिलना चाहिए 13.5, 12.5, तो 13% रिटर्न मिलना चाहिए. रियलिटी में पोर्टफोलियो का रिटर्न 14% है, विच इज हायर देन निफ्टी और गोल्ड. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अनकोरिलेटेड, विच मीन्स जब गोल्ड ऊपर जाता है तो शायद निफ्टी कुछ नहीं कर रहा है, जब निफ्टी ऊपर जाता है तो शायद गोल्ड लथार्जिक है. इससे क्या होता है? पोर्टफोलियो का जो फ्लेवर है, इट बिकम्स मोर रोबस्ट. So asset allocation plays a very, very important role in overall portfolio, and that defines how aggressive or conservative you are. Sorry. If you are widespread in various assets based on opportunity, so I think you are a better investor overall. Your volatility will be much lower. Okay. तो साहिल, हमें ये बताइए कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपने करी हैं इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, सम लर्निंग्स दैट वी कैन टेक फ्रॉम योर मिस्टेक्स. श्योर. तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो आई वाज अ डिस्क्रिशनरी ट्रेडर. मैं ट्रेडिंग करता था प्रोप्राइटरी डेस्क के लिए, और बहुत सारा फोकस जो है एफएनओ पे था. एंड लार्जली एक अच्छा एक्सपीरियंस था टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ मार्केट्स, बट इट ऑल्सो गेव यू एन आइडिया कि आप derivatives में trade कर सकते हैं, you can make a lot of money. Initially, because I was exposed to a very vast majority of individuals who were very good at it, experience अच्छा था, I made a lot of money. That also gives you a kind of false confidence that
this extraordinary performance can be repeated, right? Yeah. तो मुझे लगता है कि staying away from leverage, derivatives, FNO is one of the more important aspects for new investors. Okay, so leverage नहीं ले. I think that is one learning that I can give a lot of investors to. It will save you from years of heartburn. Second is don't chase stories. हम लोग जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? स्टोरी के बेसिस पे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप आज एक एक्सरसाइज करें, आप नए या कोई भी पुराने इन्वेस्टर से आज पूछें कि मुझे टॉप 10 कंपनीज बताइए जो मुझे खरीदनी चाहिए, 90% केसेस में आपको वही नाम सुनने को मिलेंगे जो अभी बाजार में अच्छा कर रहे हैं. वो निफ्टी 50 कंपनीज होंगी या स्मॉल कैप या मिड कैप में जिन्होंने अच्छा किया है. लेकिन सरप्राइजिंग ये कि अगर आपने यही सवाल किसी से 1995 में पूछा होता और उसका पोर्टफोलियो अगर आप आज देखते तो शायद एक या दो नाम सेम होते जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया. मतलब कि उन कंपनीज के नाम जो उस समय लिखे गए थे, आप हिस्टोरिकली एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट इवन एग्जिस्ट टुडे. वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है ना. तो ये एक्टिविटी जो है, इन्वेस्टिंग ऑन रीसेंट डेटा, रीसेंट परफॉर्मेंस एंड इन्वेस्टिंग ऑन स्टोरीज. फॉर एग्जांपल कैसी स्टोरीज बनती हैं? कोई न्यू नया सेक्टर आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है विच विल रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड, एटसेट्रा, है ना. these businesses end up not making money. तो हमारा सोल पर्पस क्या है इन्वेस्टिंग का? इन्वेस्टिंग का सोल पर्पस है ऐसी कंपनीज ढूंढना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा रिटर्न बना सकें कंसिस्टेंट पीरियड के लिए ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसके लिए आपको स्टोरी की भी जरूरत नहीं है और उसके लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये जानना है कि कंपनी पैसे बनाएगी या नहीं बनाएगी ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है. और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो पहले और दूसरे मैंने नहीं बताया, वो है डोंट ओवर पे. इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, अगर आप एक गुरु मंत्र पूछेंगे तो एक वही है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते समय महंगी इन्वेस्टमेंट की है, इफ यू हैव ओवर पेड बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल, प्राइस टू बुक मल्टीपल, ईवी टू एबिटा, आप कुछ भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, अगर आपने ओवर पे किया है, the ability of your portfolio to give high return will be very very low. तो अच्छे रिटर्न बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी तरीका है सस्ती स्टॉक्स खरीदना, नॉट बाय प्राइस बट बाय वैल्यूएशन. मतलब जब वो अट्रैक्टिव हो, जब आप कम पैसे दे रहे हैं फॉर बाइंग सेम अमाउंट ऑफ अर्निंग्स. तो ये तीन आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स है मेरे लिए कि ओवरऑल लेवरेज मत लें, नैरेटिव्स पे, स्टोरीज पे इन्वेस्टमेंट मत करें, गो डीपर एंड फाइंड आउट व्हाट कंपनीज आर डूइंग. थर्ड, डोंट ओवर पे, है ना. वो ओवर पे करके रिटर्न जो है बहुत कम हो जाते हैं. और मे बी एक ओवरऑल जो ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल है जो सब लोग जानते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थिंक रियली लॉन्ग टर्म, है ना. इट इज वेरी वेरी हार्ड. ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइंड टू थिंक ओनली ऑन 24 आवर बेसिस, है ना. हम सिर्फ सनलाइट को देख के जागते हैं और सोते हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेस लॉन्ग टर्म नहीं है, तो हमें वो बनानी पड़ती है. सो दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्हीं से मैंने अपने लेसन्स लिए हैं एंड आई ट्राई टू इम्बाइब देम. तो जब आपने बोला रियली लॉन्ग टर्म को डिफाइन करिए साहिल. रियली लॉन्ग टर्म मतलब फॉरएवर. मतलब आप ऐसे सोचिए कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कभी बेचनी नहीं है. दैट आई थिंक इज व्हाट लॉन्ग टर्म मीन्स. लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं जहां पे आप गोल बेस्ड हैं, आपको लगता है कि मुझे अगले 10 या 20 साल में पैसे चाहिए, तो मे बी दैट कुड बी योर लॉन्ग टर्म. बट आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो ऐसे बने कि आप उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करें, आप उसको कभी उससे छेड़खानी नहीं करें या उससे कोई एक्सपेंसेस ना ड्राइव करें. दैट आई थिंक इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म. ऑफ कोर्स इट इज अ मोर पर्सनल क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन who is answering it and for who this answer is meant. तो मे बी मेरा लॉन्ग टर्म शायद 50 साल हो सकता है, शायद किसी और का 10 साल हो सकता है, based on the goals that they have, but my long term is forever. ओके, लास्ट क्वेश्चन साहिल, हमारे व्यूअर्स के लिए कोई बुक रिकमेंडेशंस, ऐसी कोई बुक्स जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं एंड यू थिंक व्यूअर्स विल बेनिफिट बाय रीडिंग देम. देखिए, एक बुक बोलना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. मुझे लगता है कि ऐसी कोई एक बुक नहीं है जो सभी चीजें आंसर कर पाए. बट जो अगर आप स्टार्टिंग इन्वेस्टर हैं और न्यू इन्वेस्टर हैं, तो एक छोटी किताब है
The Richest Man in Babylon. I think it's a good idea to read that book. It will give you a flavor of कि आपको कैसे saving करनी चाहिए. वो very old techniques given in terms of a story. I think it's a good starting point. Or maybe picking up a Morgan Housel book like a Psychology of Money. आपको काफी सारी future mistakes से बचा सकती है. It can guide you and teach you what really long term is. So I think these two set of books are very good for beginners. And then of course there are so many other books to learn about investing. But I think starting from getting your behavior right as an investor is a lot more important than learning about companies and businesses. Yeah. So behavior सही अगर हो जाएगा तो बाकी चीजें ओवर टाइम सीखी जा सकती हैं. अगर आप बाकी सब जान जाते हैं और बिहेवियर गलत है तो इन्वेस्टिंग का कोई फायदा नहीं है. सो इट इज बेटर टू आई थिंक स्टार्ट विद दीज टू बुक्स एंड गेट आवर बिहेवियर्स राइट. Sure. Wonderful, Sahil. Thank you so much for giving us your time. I'm very sure कि हमारे viewers को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस episode से. And we do hope to get you back on this episode, on this show some other time. So thank you so much, Sahil, for Thank you very much for having me. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Sahil. I'm sure आप सबको ये episode बहुत अच्छा लगा होगा and I'm sure you guys have had some amazing learnings from this episode. तो जल्दी से जो भी हमने points discuss किए मैं आपके लिए summarize कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने Mr. Sahil से ये discuss किया कि small cap funds ने last year 2023 में बहुत अच्छा performance दिया है. तो अगर हमें small cap segment को एक balanced perspective के साथ approach करना है then how do we go about it? तो Mr. Sahil says कि of course small cap funds ने fabulous performance दिया था in 2023. लेकिन मोस्ट इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना शुरू किया था जब वो परफॉर्मेंस आ गई थी एंड दिस मे नॉट बी अ वेरी गुड अप्रोच. अब अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट अभी काफी ओवर वैल्यूड है. आइडियली जब हम स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल का होना चाहिए और आप स्मॉल कैप फंड्स में जो SIPs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि SIPs वैल्यूएशन और टाइम एग्नोस्टिक होती हैं. फिर हमने मिस्टर साहिल के साथ मल्टी कैप फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर साहिल सेज कि मल्टी कैप फंड्स का स्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है क्योंकि मल्टी कैप फंड्स जो है अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं लार्ज मिड एंड स्मॉल. अगर एक मल्टी कैप फंड मैनेजर ने स्मॉल कैप स्टॉक पिक किया है अपने पोर्टफोलियो के लिए और वो स्मॉल कैप स्टॉक आगे जाके मिड कैप या लार्ज कैप स्टॉक बन जाता है you can still continue to hold it. Ideally जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उनमें SIPs के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए. He also says कि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए भी मल्टी कैप फंड्स काफी सूटेबल होते हैं अगर उनको मार्केट कैपिटलाइजेशन की ज्यादा नॉलेज नहीं है. फिर हमने मिस्टर साहिल से थोड़ा ELSS फंड्स के बारे में बात करी एंड मिस्टर साहिल सेज कि आइडियली ELSS फंड्स में हमें SIP करनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर और ये नहीं करना चाहिए कि बस अभी जैन फेब या मार्च में टैक्स सीजन खत्म होने को आ रहा है और आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. जस्ट डू एन SIP एंड यू विल बी एबल टू मैनेज. ELSS फंड्स का जो है आपको पोर्टफोलियो जरूर देखना चाहिए. मोस्ट ELSS फंड्स जो है काफी मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं. फिर हमने मिस्टर साहिल से पूछा टू हेल्प अस अंडरस्टैंड सम स्ट्रेटजीज जो हम फॉलो कर सकते हैं इन SIPs जब मार्केट फ्लक्चुएशन होता है. तो मिस्टर साहिल सेज कि SIPs को शुरू करना चाहिए और उनको जो है रोकना नहीं चाहिए. इस स्ट्रैटेजी का आउटकम ये होता है कि आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है ओवर द टेनर दैट यू हैव स्टेड इन्वेस्टेड इन योर SIPs 5-10 years or whatever. He also says कि चाहे आप डेली SIP करें, वीकली करें, मंथली करें, फ्रीक्वेंसी का शायद उतना फर्क ना पड़े क्योंकि अगर हम रिटर्न्स का कंपैरिजन करें ओवर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वो डिफरेंस शायद सिर्फ 0.05% होगा जो बहुत कम है और उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए. He just says कि आप SIPs शुरू करिए और उनको अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव होने तक कंटिन्यू करिए. फिर हमने मिस्टर साहिल से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड ही सेज कि कभी भी पैसा बोरो करके स्टॉक से मत इन्वेस्ट करिए. डोंट चेज नैरेटिव्स एंड स्टोरीज, गो डीपर, अंडरस्टैंड कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है, उनका बिजनेस मॉडल क्या है एंड ही ऑल्सो सेज कि ये भी समझिए कि क्या कंपनी ने ओवर टाइम पैसा बनाया है या नहीं बनाया है. ही ऑल्सो सेज कि कभी भी स्टॉक्स के लिए ओवर पे नहीं करना चाहिए. ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए जो अंडर वैल्यूड हैं. ही ऑल्सो सेज कि अगर आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, आइडियली फॉरएवर, but at least till you achieve your financial goals. So that was about it in this particular episode. Thank you so much for watching. I do hope कि इस episode से आपको बहुत सारी learnings मिली हो. Please do like this video, share it with everyone and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel and I'll see you next week. Thank you.
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.